Good morning, everybody. Still, people are joining, so uh, we'll do one thing. We are going to start very soon. Uh, to get start with, I just wanted to welcome everybody out here in this webinar session. Thank you so much for joining, and we'll wait. People will join, and so probably we have given 11 o'clock and still people are joining. There are a lot of other students who wanted to join this session. We got 100 plus members, and there are a lot of people basically who are missing right now. So no problem in that. We'll start slowly. Good morning once again. My name is Shubham Singh Tomar. I'm one of the business consultant in Gospel Technology Private Limited. Just to explain you about this company, the company has been founded by the people basically who are passed out from IIT Dhanbad, and they have an industry experience about a year of 10 years and or 20 years of experience also. I just wanted to explain you right now. We are sponsoring this webinar on. Hi, Rohit, can you please mute? Yes. So we are sponsoring this webinar in order to explain you about the necessity and the need of machine learning right now in the industry. We have started these companies, guys, to to facilitate all the necessary resources to all the fresh. And the webinars of today's is in machine learning. The speaker of today's machine learning webinar will be this is Mukul Kirti Varma and Yashwendra Singh. They are from IIT Dhanbad. And over to you, Yashwendra and Mukul ji. Okay, thank you Shivam for this sort of introduction of mine. Without wasting any time, let's get started this webinar. Okay, so I'm going to present my screen over this webinar. ओके तो सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूँगा ऑनरेबल प्रिंसिपल सर डॉक्टर MS अली सर को, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम सभी आपके सामने इस वेबिनार को प्रेजेंट कर सकें और ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम लोग आप लोग के साथ इंटरेक्ट हो सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो मशीन लर्निंग वेबिनार है इसको मैं और हमारे एक कलीग्स हैं यशवंत जी प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो फॉर द टुडेज एजेंडा। आज के वेबिनार में हम लोग देखेंगे कि हाउ एग्जैक्टली एआई कम्स इनटू द पिक्चर। आफ्टर दैट वी विल सी व्हाट एग्जैक्टली मशीन लर्निंग एंड एआई इज। उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम मशीन लर्निंग की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, और आखिर मशीन लर्निंग का क्या अप्रोच है, मशीन लर्निंग मॉडल का क्या अप्रोच होता है कि वो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सॉरी। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं मशीन लर्निंग के, क्या एप्लीकेशन है मशीन लर्निंग के टुडेज लाइफ में। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अगर आपने मशीन लर्निंग को एज ए करियर चूज किया है, करियर ऑप्शन चूज किया है, तो आप किस तरीके से अप्रोच करेंगे, क्या क्या चीज़ आपको आनी चाहिए मशीन लर्निंग में ताकि आपको तुरंत जॉब मिल सके। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट में अभी इस समय मशीन लर्निंग में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप किस किस एरिया मशीन लर्निंग में किस किस एरिया में जा सकते हैं। और फिर देखेंगे कुछ करंट ट्रेंड क्या चल रहा है, करंट सिनारियो क्या है कि आप कि इतनी सारी वैकेंसी होने के बावजूद भी लोगों को जॉब नहीं मिलती है मशीन लर्निंग में, ऐसा ऐसा क्यों है, इसका रीज़न क्या है, अगर जॉब नहीं मिल रही तो उसके लिए लोगों को क्या करना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एआई की। जैसे ही अगर हम नाम लेते हैं एआई या मशीन लर्निंग का, तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर आती है, एक मूवी याद आ जाती है, टर्मिनेटर या आई रोबोट।
उस मूवी में क्या होता है कि सबसे पहले जो ह्यूमन है, ह्यूमन मशीन को आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बनाता है। क्या करता है? आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बनाता है। और बाद में वही मशीनें पूरे अर्थ से सारे ह्यूमन काइंड को वैनिश कर देता है, विनाश कर देता है। तो लोगों को ये लगता है कि अगर हम एआई और मशीन लर्निंग के थ्रू मशीन को इंटेलिजेंट बनाएंगे तो आगे चल के वो हमारे लिए ही खतरा हो सकती है। बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मशीन लर्निंग का इन्वेंशन हुए एटलीस्ट 65 ईयर्स हो चुके हैं। 60 साल से ज़्यादा, 65 ईयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं। और स्टिल अभी हम एक ऐसी सेल्फ ड्राइविंग कार नहीं बना पाए हैं जो कि इंडिया की सड़कों पे फर्राटे से दौड़ सके। मतलब हाँ ठीक है, यूएस में अभी चीज़ों ट्रायल पे हैं, जो सेल्फ ड्राइविंग कार है ट्रायल पे है, बट स्टिल इंडिया में अभी ट्रायल पे भी नहीं है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं इंडिया की सड़कों का हाल क्या है। ठीक है। तो ऐसे सेंटिनेंटल, ऐसे ऐसे रोबोट जो कि मानव जाति का विनाश करे धरती पे, तो ये तो बहुत दूर की बात है। अभी तो हम पहले एक सेल्फ ड्रिवन कार बना ले, वही बहुत बड़ी बात है। तो अगर ऐसा होना भी होगा कि एआई की वजह से धरती पे विनाश हो, तो ये चीजें अभी बहुत दूर है, हम लोगों से बहुत दूर है। हम लोग को इसके बारे में नहीं सोचना है। अभी बस हमें क्या सोचना है कि एआई और एमएल की मदद से हम कैसे इवोल्यूशन ला सकते हैं, कैसे चीजों को ठीक कर सकते हैं, कैसे चीजों को प्रॉपर वे में कर सकते हैं, अपना मशीनों से कैसे काम करा सकते हैं। अभी बस हमें इतना सोचना है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आखिर एआई और मशीन लर्निंग कैसे कैसे इसका ओरिजिन ओरिजिन मतलब कैसे हाउ एग्जैक्टली इट कम इनटू द पिक्चर। ओके, हम ये देखते हैं। तो लेट 1950s की बात करते हैं, तो उस समय कुछ लोग थे जो कि जिन्होंने ये सोचना शुरू किया कि क्यों ना हम एक ऐसी मशीन बनाएं जो कि एग्जैक्टली ह्यूमन की तरह सोच सके, ह्यूमन की तरह बिहेव कर सकते हैं, कर सके, ह्यूमन की तरह एक्ट कर सके, इवन ह्यूमन की तरह बोल सके। उनमें से एक जॉन मैक्राथे भी थे जो कि एआई के जनक, जिन्हें एआई का इन्वेंटर बोला जाता है। ठीक है। तो वो उनमें से ये भी एक थे। अब ये तो लोगों ने सोच लिया कि हाँ ठीक है एक मशीन बनाते हैं जो कि एआई इनेबल होगी, मशीन लर्निंग इनेबल होगी। बट इन लोगों के सामने तुरंत एक क्वेश्चन आया, क्या मतलब आखिर हम ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि हम चाहते हैं कि मशीन करे। जैसे मैंने बताया कि हम सिमुलेट करना चाहते थे ह्यूमन के बिहेवियर को, एक्ट को, थिंकिंग को मशीन में। तो इन लोग के सामने एक क्वेश्चन आया कि आखिर बिहेवियर में, एक्ट में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि हम सिमुलेट करेंगे मशीन मशीन में। ठीक है। तो इन्होंने इसकी एक लिस्ट तैयार करना शुरू की। Mukul ji, sorry to interrupt. And Muk- Mukul ji, sorry to interrupt. Could you please also check in between if the people are waiting in the lobby? ओके ओके ओके। सो लोगों ने क्या किया कि लिस्ट आउट करना शुरू किया कि हाँ ये काम हम मशीनों से कराएंगे जो कि एक इंसान कर सकता है, वो सारे काम हम मशीनों से कराएंगे। ठीक है। तो उन्होंने लिस्ट आउट किया, जैसे ह्यूमन की विजन पावर, उसको लिस्ट आउट किया। ह्यूमन के स्पीच टू टेक्स्ट, मतलब अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकें, वो लिस्ट आउट किया। इसी तरीके से रीजनिंग पावर को जो है लिस्ट आउट किया, एप्टी एबिलिटी को लिस्ट आउट किया। इस तरीके से सारी चीजों को लिस्ट किया। जब उन्होंने लिस्ट करना शुरू किया तो देखा कि लिस्ट हमारी बहुत लंबी हो गई है। और इन सभी प्रॉब्लम्स को एक साथ स्टडी करना, इनके सोल्यूशन को खोजना अगर एक साथ करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इन्होंने क्या किया, इन सभी प्रॉब्लम्स को क्या किया, लिस्ट आउट करना, सॉरी कैटेगराइज, सब कैटेगराइज करना शुरू किया। ये सब सारी चीजें किसके अंदर आएंगी, एआई के अंदर। मतलब एआई के अंदर इन सभी चीजों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। बट क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हो गई थी, इनको फर्दर, मतलब एआई को फर्दर सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। उसमें आता है मशीन लर्निंग हो गया, एक्सपर्ट सिस्टम हो गया, या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गया, स्पीच रिकॉग्निशन हो गया, रोबोटिक्स, कंप्यूटर विजन, डेटा माइनिंग, और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं एआई की। यहाँ तो हमने बस कुछ कुछ ब्रांचेस ही लिस्ट आउट की हैं एआई की, इसके अलावा भी बहुत सारी ब्रांचेस। अब प्रॉब्लम के बेसिस पे इन्हें कैटेगराइज किया गया। मतलब कि अगर दो प्रॉब्लम सिमिलर टाइप की हैं तो उनको मशीन लर्निंग में डाल देंगे, और कुछ प्रॉब्लम अगर सिमिलर टाइप की उनको एक कैटेगरी में। इस तरीके से क्या किया गया, कैटेगराइज कर दिया गया सारी चीजों को। तो इस तरीके से ओरिजिन हुआ किसका, मशीन लर्निंग का। और मशीन लर्निंग में कुछ कुछ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स जो कि एआई की थी उनको हम सॉल्व करने लगे। जैसे
सुपरवाइज लर्निंग से क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, और भी बहुत सारी चीजें हम आगे देखेंगे मशीन लर्निंग में, आगे देखेंगे किस किस तरह की प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने लिस्ट आउट तो कर लिया कि ठीक है, हम ये चीजें जो कि एक ह्यूमन कर सकता है वो सारी चीजें हम क्या करेंगे, मशीनों के थ्रू कराएंगे। बट क्वेश्चन एक अराइज हुआ कि आखिर ये सारे काम हम मशीन से कराएंगे कैसे। अब ऐसा क्यों हुआ? अगर हम बात करते हैं ह्यूमन की, तो वो चीजों को कैसे सीखता है? एक्सपीरियंस से सीखता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा अगर किसी फायर को, किसी आग को टच करता है, तो उसे ये एक्सपीरियंस होता है। जब उसकी स्किन जलती है तो उसे एक एक्सपीरियंस होता है कि अगर हम आग को छुएंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा, और फिर इस मेमोरी को वो अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेता है कि ठीक है कि अगर अगर कहीं आग जल रही तो हमें उसके पास नहीं जाना है। तो उसने इस एक्सपीरियंस से एक चीज सीखी कि हमें आग से दूर रहना है। अब उसने ये चीज सीखी कैसे? सेंस ऑर्गन की वजह से। अगर उसकी स्किन नहीं होती, नहीं जलती, तो उसे ये चीज नहीं पता लगती। अब ये चीज तो ह्यूमन के बारे में थी, लेकिन अगर हम मशीन की बात करें, उसके पास कोई सेंस ऑर्गन्स नहीं है। वो क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। अगर हम उसे कहेंगे लेफ्ट चलो तो लेफ्ट चलेगा, राइट चलो तो राइट चलेगा। मतलब उस समय की जो मशीनें थी, जो 90s 50s की जो मशीनें थी, उसमें हार्ड कोडेड की जाती थी, हार्ड कोडिंग की जाती थी। मतलब लेफ्ट मुड़ना है तो इस तरीके से काम करना है, राइट मुड़ना है तो इस तरीके से काम करना है। अगर उसे बोल दिया जाए 45 डिग्री मुड़ना है तो वो नहीं मुड़ सकता। अगर 45 डिग्री का कोड उसमें नहीं मेंशन किया गया तो वो नहीं मुड़ सकता है। ठीक है, तो हमारे पास अब ये प्रॉब्लम आ गई, आखिर हम मशीन को सिखाएं कैसे? इंसान तो ठीक है, सेंस ऑर्गन से वो एक्सपीरियंस ले रहा है और सीख रहा है, बट मशीन को कैसे सिखाएं? तो इस प्रॉब्लम को दूर किया गया कैसे? डेटा की मदद से। इंसान सीखता है सेंस ऑर्गन से एक्सपीरियंस लेके। अब मशीन को सिखाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन था, वो क्या था? डेटा। मशीनें क्या करेंगी कि हम मशीनों को डेटा देंगे, वो मशीनें डेटा को एनालाइज करेंगी, और एनालिसिस के बेस पे डिसीजन मेकिंग पावर एबिलिटी जो है खुद में डेवलप करेंगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई मशीन है, उसमें हमने कोई हार्ड कोड कर दिया, हार्ड कोड ये किया कि अगर आपको 95 डिग्री मुड़ना है तो आपको ये काम करना है, 45 डिग्री मुड़ना है तो ये काम करना है। तो अगर सपोज उसमें 35 डिग्री मूव करना है, तो वो कैसे करेगा? तो वो क्या करेगा कि जो भी एक्शन हमने 95 के लिए लिया था या 45 के लिए लिया था, उसका एवरेज निकाल के हो सकता है वो 35 डिग्री मुड़ जाए। तो क्या करेगा? वो उस डेटा को एनालिसिस करेगा कि हाँ ठीक है, हमें अगर 95 डिग्री हमें मुड़ना था तो हमने व्हील को इस तरीके से मूव किया था, मतलब तेजी से मूव किया था, और 45 डिग्री मूव करना था तो थोड़ा सा धीरे से हमने मूव किया था। तो इसकी एनालिसिस करके वो इस कंक्लूजन पे आएगा, हाँ अगर ठीक है 35 डिग्री अगर मुड़ना है तो जितनी तेजी से हमने 45 डिग्री घुमाया उससे थोड़ा सा स्लो अगर हम घुमाएंगे तो वो क्या करेगा? 35 डिग्री मूव कर जाएगा। ठीक है, तो डेटा से एनालिसिस करके मशीनें क्या करने लगी? चीजों को सीखने लगी। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि आखिर एग्जैक्टली मशीन लर्निंग और एआई है क्या चीज है, ऑफिशियली अगर इसकी डिफिनीशन अगर हम देखना चाहेंगे तो क्या है? बेसिकली एआई एक तरीका है जिसकी मदद से जो मशीनें हैं नॉलेज गेन करती हैं, और फिर उस नॉलेज को अप्लाई करती हैं फॉर सर्टेन टास्क। मतलब कुछ तरीके के टास्क को वो परफॉर्म करेंगी, नॉलेज गेन करके नॉलेज को अप्लाई करेंगी, और फिर डिफरेंट डिफरेंट तरीके के टास्क को परफॉर्म करेंगी। ठीक है, जबकि मशीन लर्निंग में क्या होता है एग्जैक्टली हम मशीन लर्निंग में हम सिर्फ और सिर्फ एल्गोरिदम को डेटा देते हैं, और डेटा की मदद से वो सर्टेन टास्क परफॉर्म करता है। तो अगर हम ऑफिशियली टेक्निकल डिफिनीशन बोलना चाहें तो हम कह सकते हैं AI is a bigger concept to create intelligent machines that can simulate human thinking capability and behavior, whereas machine learning is a application of AI that allow machine to learn from data without being programmed explicitly। मतलब अलग से कुछ चीजें जो अगर कोई टास्क परफॉर्म कराना है हमें मशीन लर्निंग से, तो उसके लिए हमें अलग से जो है कोड नहीं करना पड़ेगा। वो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम डेटा से सीखेगा और जो भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एक्शन है उनको परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं कि कौन कौन सी किस किस तरीके की प्रॉब्लम को हम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे इंसान इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, मशीन कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ये चीजें देखते हैं।
जैसे हमारे पास अगर कुछ डेटा है, कुछ हाउसेस का डेटा है, ये बहुत ही फ्रिक्वेंट एग्जांपल है, जो मशीन लर्निंग जिन्हें पहले से आती होगी वो जानते होंगे इस एग्जांपल को। अगर सपोज हमारे पास कुछ डेटा है, कुछ हाउसेस का डेटा है, जिसमें डेटा में हाउस का साइज दिया हुआ है और हाउस का प्राइस दिया हुआ है। जैसे पहला एग्जांपल है 1000 स्क्वायर फीट का जो हाउस है वो 70,000 का है। उसी तरीके से 2500 स्क्वायर फीट का जो हाउस है उसका 1,10,000 है। उसी तरीके से 3000 स्क्वायर फुट का जो हाउस है उसका प्राइस क्या है, 1,60,000। तो अगर ह्यूमन की बात करें तो इस डेटा को देख के तुरंत वो समझ जाएगा, अंदर ही अंदर उसके दिमाग में कैलकुलेशन हो जाएगा, वो समझ जाएगा कि हाँ, जैसे जैसे हाउस का साइज बढ़ता जा रहा है उसी हिसाब से लीनियरली क्या होता जा रहा है, हाउस का प्राइस भी बढ़ता जा रहा है, लीनियरली बढ़ रहा है। बट ये चीज आप मशीन लर्निंग मॉडल कैसे करेगा, क्योंकि उसके अंदर विजुअलाइजेशन पावर नहीं है, या चीजों को वो डायरेक्टली नहीं समझ सकता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले जो डेटा दिया गया है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो ही चीजें, साइज और प्राइस, तो इस डेटा को वो दो डायमेंशन में प्लॉट कर सकता है, एक्स और वाई। ठीक है, वो दो डायमेंशन में प्लॉट कर सकता है, तो वो क्या करेगा, इस तरीके से जो डेटा है उसको प्लॉट करेगा कि हाँ, 1000 स्क्वायर फुट का जो हाउस है उसका प्राइस 70,000 डॉलर है। इसी तरीके से जो 1000 सॉरी 1,10,000 का जो हाउस है, 2500 स्क्वायर फुट का जो हाउस है उसका प्राइस 1,10,000 है। इसी तरीके से जो 3000 स्क्वायर फुट का जो हाउस है उसका प्राइस 1,60,000 है। अब वो क्या करेगा, मशीन लर्निंग मॉडल क्या करेगा कि एक मशीन लर्निंग मॉडल क्या करेगा, एक फंक्शन जनरेट करने की कोशिश करेगा, फंक्शन जनरेट करने की कोशिश करेगा। वो फंक्शन किसी भी तरीके का हो सकता है, लीनियर हो सकता है, पॉलिनोमियल हो सकता है। यहाँ पर हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं एक लीनियर फंक्शन की, मतलब वो एक ऐसा एक फंक्शन ड्रॉ करने की कोशिश करेगा इन डेटा पॉइंट के बीच में, ताकि वो फंक्शन बहुत ही क्लोज फिट हो जाए इस डेटा के साथ। जैसे एक सिंगल लाइन अगर हम लेते हैं, ये भी एक लीनियर फंक्शन है, y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये भी एक लीनियर फंक्शन है ना, y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो y इक्वल्स टू mx प्लस c की बात करते हैं, अगर इस एग्जांपल में हम मशीन लर्निंग मॉडल से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लीनियर फंक्शन लेके चला है, वो क्या करेगा, एक सिंगल लाइन लेगा जिसमें m और c की वैल्यू रैंडम इनिशियलाइज कर देगा। क्या करेगा, m और c की वैल्यू रैंडमली इनिशियलाइज कर लेगा, और फिर देखेगा कि वो लाइन इन डेटा पॉइंट के कितना क्लोज है, इन डेटा पॉइंट के कितना क्लोज है, और फिर m और c की वैल्यू चेंज करते हुए वो ये देखता रहेगा कि अब जो है क्लोजनेस उस लाइन की इन डेटा पॉइंट के साथ बढ़ रही है कि घट रही है। और जब भी वो लाइन इन सभी डेटा पॉइंट के सबसे क्लोज आ जाएगी उसी समय वो लर्निंग स्टॉप कर देगा, और वही हमारा क्या हो जाएगा, ट्रेंड मॉडल होगा। हम एक एनिमेशन से समझने की कोशिश करते हैं इस चीज को कि कैसे आखिर मशीन लर्निंग मॉडल इस डेटा के थ्रू लर्न करेगा। ठीक है, अब सबसे पहले वहां पर हमने सिर्फ 3 डेटा पॉइंट देखे थे, यहाँ पर हम मल्टीपल डेटा पॉइंट को प्लॉट करते हैं, 3 से ज्यादा, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, देखेंगे कि वो कैसे y इक्वल्स टू mx प्लस c में m और c की वैल्यू चेंज करते हुए कैसे लाइन को चेंज कर रहा है। और फिर जब वो लाइन एकदम बेस्ट फिट हो जाती है, मतलब इन सभी डेटा पॉइंट के बहुत ज्यादा क्लोज हो जाती है, तब उस केस में वो क्या करेगा, लर्निंग स्टॉप कर देगा, और वही जो y और सॉरी m और c की वैल्यू उसी को क्या कर लेगा, एज अ ट्रेंड मॉडल मान लेगा। ठीक, और फिर उसके बेसिस पे हम किसी भी हाउस का प्रिडिक्शन कर सकते हैं। पहले इसको इस एनिमेशन को देखते हैं, चीजों को समझते हैं। देखिए, इसने एक रैंडम एमओसी की वैल्यू ली और एक लाइन ड्रॉ की, फिर उसने एमओसी की वैल्यू चेंज करते हुए ये देखा कि कब हमारी जो है मशीन लर्निंग सॉरी हमारे फंक्शन की जो वो है क्लोजनेस है इन डेटा पॉइंट के साथ, कब हमारी एकदम क्लोज हो जा रही। तो उसके हमने लास्ट में एकदम देखा कि एट द लास्ट एट द लास्ट जो हमारी जो लाइन मिली वही सबसे ज्यादा इन सभी डेटा पॉइंट के क्लोज थी। ठीक है, तो यही यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल ट्रेंड फंक्शन हो जाएगा या मशीन लर्निंग मॉडल हो जाएगा। ठीक है, अब अगर फिर से सारे पॉइंट उतने सारे पॉइंट को हटा के सिर्फ कुछ ही डेटा पॉइंट को प्लॉट करते हैं, तो कुछ इस तरीके की लाइन मिलेगी जो कि इन सभी डेटा पॉइंट के बहुत ज्यादा क्लोज होगी। ठीक है, अब इस लाइन की मदद से हम किसी भी तरीके के हाउस का प्रिडिक्शन कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। जैसे हमने हमने एक एग्जांपल लिया था, हम 3500 स्क्वायर फुट के हाउस का साइज प्रिडिक्शन करना चाहते थे। तो हम सिंपली क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे उस 3500 स्क्वायर फीट के डेटा को प्लॉट करेंगे, और फिर देखेंगे कि वो इस पर्टिकुलर लाइन को कहाँ कट कर रहा है। जहां पर भी कट करेगा वहां से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, किस पे, वाई एक्सिस पे, जो कि कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है।
अब जो कुछ भी ये पॉइंट रिटर्न करके देगा, मतलब जो कुछ भी वैल्यू रिटर्न करके देगा, वही इस हाउस का प्रिडिक्टेड प्राइस होगा। इस तरीके से हम किसी भी हाउस का प्राइस प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी डेटा पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं, मतलब 100 स्क्वायर फीट, 200 स्क्वायर फीट, 300 स्क्वायर फीट, इवन कितना ही बड़ा हाउस हो उसका प्राइस हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो मशीन लर्निंग मॉडल कुछ इस तरीके से काम करता है। यहाँ पर तो हमने चीजें सिंपल वे में समझाई है, लेकिन चीजें जो मशीन लर्निंग मॉडल की अगर बात करें, वहां पर चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। यहाँ पर फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने चीजों को बहुत ही सिंपल वे में समझाया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होगी। तो अब चलते हैं एक दूसरे एग्जांपल पे। ये एक तरीके की प्रॉब्लम थी जिसको मशीन लर्निंग मॉडल से सॉल्व करते हैं, और बेसिकली मशीन लर्निंग में इस तरह की प्रॉब्लम को बोला जाता है रिग्रेशन प्रॉब्लम। क्या बोला जाता है? रिग्रेशन प्रॉब्लम। जहाँ पर हमारे पास कुछ इनपुट होता है, उस इनपुट के करस्पॉन्डिंग हम कुछ आउटपुट देते हैं, और वो आउटपुट कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस का मतलब वो जैसे प्राइस है, प्राइस कुछ भी हो सकता है, $5, $10, $13, $10,000, कुछ भी हो सकता है, एक कंटिन्यूअस वैल्यू हो सकती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, एक दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं। आप सभी लोग जीमेल यूज करते होंगे। तो जब आप लोग जीमेल ओपन करते हैं तो वहां पर देखते हैं जो हमारे जेन्युइन ईमेल अलग दिखते हैं, प्रमोशनल ईमेल अलग दिखते हैं, सोशल मीडिया वाले ईमेल अलग दिखते हैं, इवन स्पैम भी एक अलग दिखता है। तो आप लोग ये इस चीज को सोच सकते हैं कि आखिर ये चीजें कैसे हो रही हैं। क्या गूगल के सर्वर पे, जीमेल के सर्वर पे कोई इंसान बैठा है जो आपके ईमेल को कंटिन्यू मॉनिटर कर रहा है, और जब उसे लगता है पढ़ता है वो ईमेल को, जब उसे लगता है कि स्पैम है तो स्पैम वाले फोल्डर में डाल देता है? ऐसा नहीं है। अगर ये काम करना पड़ेगा तो ये बहुत ही हैक्टिक काम है, ये चीज पॉसिबल नहीं है कि एक इंसान करे। तो इसके लिए जीमेल ने अपने सर्वर पे एक मशीन लर्निंग कोड लगा रखा है, मशीन लर्निंग मॉडल लगा रखा है, जो कि ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करता है कि हाँ ठीक है, ये ईमेल स्पैम, ये ईमेल स्पैम नहीं है। अब देखते हैं ये चीज मशीन लर्निंग, अच्छा मशीन लर्निंग की बात बाद में, पहले ये देखते हैं कि हम लोग इस चीज को कैसे करेंगे। अगर सपोज कोई ईमेल आया, तो हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पर्टिकुलर ईमेल स्पैम है या नहीं है। हम उस पर्टिकुलर ईमेल को पढ़ेंगे, तो अगर उस ईमेल में हमें कहीं ऐसा लगता है कि ये किसी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट है ना, या फिर कोई ऑफर शो कर रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रमोशनल ईमेल है या स्पैम ईमेल है। ठीक है, तो वहां पर कुछ वर्ड हम लोग देखेंगे, जैसे कहीं ऑफर आया होगा, कहीं सेल आया होगा, इस तरीके के वर्ड आए होंगे। तो हम उन वर्डों से एनालाइज करेंगे कि हाँ ये पर्टिकुलर ईमेल क्या है, एक तरीके का स्पैम है। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे मशीन लर्निंग मॉडल की, तो वो कैसे इन चीजों को लर्न करेगा। जैसा कि मैंने बताया कि मशीन लर्निंग मॉडल डेटा से ही लर्न करता है। तो सबसे पहले हम मशीन लर्निंग मॉडल को पहले डेटा देंगे, कुछ स्पैम ईमेल का डेटा देंगे, कुछ नॉन स्पैम ईमेल का डेटा देंगे। अब इन दोनों डेटा की मदद से वो एक हाइपोथेसिस तैयार करेगा, या एक एक थ्योरी तैयार करेगा, जिसके बेसिस पे वो क्या करेगा, फर्दर कोई अगर हम रैंडम इनपुट देते हैं उसको कैटेगराइज करेगा स्पैम या नॉन स्पैम की कैटेगरी में। ठीक है, अब ये करेगा कैसे? सपोज हमने उसे डेटा दे दिया स्पैम का और नॉन स्पैम का। अब जैसा कि हम लोग वर्ड के बेसिस पे किसी स्पैम को, किसी ईमेल को स्पैम या नॉन स्पैम बोल रहे थे, उसी तरीके से वो क्या करेगा कि जो स्पैम ईमेल है उनमें क्या करेगा कि कुछ पैटर्न सर्च करने की कोशिश करेगा कि आखिर ये जितने भी ईमेल है उनमें, स्पैम ईमेल है उनमें कॉमन क्या चीज है, मतलब ऐसी कौन सी चीज कॉमन है जिसकी वजह से ये स्पैम है। तो हो सकता है उसे ये मिलाओ, एक इस एग्जांपल में हम ये लेके चल रहे हैं कि जो मशीन लर्निंग मॉडल है उसे ये मिला कि जितने भी स्पैम ईमेल थे, मैक्सिमम में ऑफर कीवर्ड का यूज किया गया है। कौन सा? ऑफर कीवर्ड का यूज किया गया है। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि अब लिस्ट स्पैम में तो उसे दिख गया कि कुछ मैक्सिमम जितने भी स्पैम ईमेल थे उसमें ऑफर आया है। अब नॉन स्पैम में चेक करें क्या कुछ ऐसे ईमेल हैं जिनमें ऑफर आया है। हाँ, तो उसे वहां पर भी मिले, नॉन स्पैम में भी कुछ ऐसे ईमेल मिले जिनमें ऑफर कीवर्ड का यूज किया गया था। अब इस बेसिस पे वो एक प्रोबेबिलिटी थ्योरी तैयार करेगा कि हाँ ठीक है, कि अगर कोई अब ईमेल आया तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर उसमें ऑफर कीवर्ड यूज हुआ है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है कि वो स्पैम होगा कि नॉन स्पैम होगा। जैसे हम इन सारे जो जिनमें ऑफर कीवर्ड यूज नहीं हो उन सारे ईमेल को हटाते हैं, सिर्फ वही ईमेल लेते हैं जिनमें ऑफर कीवर्ड आया, चाहे वो स्पैम हो चाहे नॉन स्पैम। तो हमने लिस्ट आउट कर लिया। स्पैम में हमें टोटल
जो है 25 ईमेल्स मिले और नॉन स्पैम में टोटल 5 ईमेल मिले जिनमें ऑफर कीवर्ड यूज हो रहा था। ठीक है, अब इसके बेसिस पे अगर हम प्रोबेबिलिटी देखें तो टोटल हमारे पास 30 ईमेल्स हैं, 30 ईमेल्स हैं जिसमें 25 ईमेल क्या है स्पैम है और 5 ईमेल क्या है नॉन स्पैम है। और ये सारे के सारे ईमेल क्या है, इन सभी ईमेल में क्या है ऑफर कीवर्ड का यूज किया गया है। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें कि अगर इन 30 में से 30 में से किसी ईमेल के स्पैम होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 30, क्योंकि 25 ईमेल हमारे कैसे हैं जो कि स्पैम है और उसमें ऑफर कीवर्ड आया, तो 25 डिवाइडेड बाई 30, तो अप्रोक्सीमेट 83% ये चांस है कि वो स्पैम होगा। इस तरीके से नॉन स्पैम की प्रोबेबिलिटी निकालें तो क्या होगा, 5 ईमेल ऐसे हैं जिनमें ऑफर आया है तो इनके प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे कि क्या ये स्पैम हो सकते हैं कि नहीं, नॉन स्पैम होने की प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे तो क्या होगा 5 डिवाइडेड बाई 30, तो अप्रोक्सीमेट 16 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो एक थ्योरी तैयार करेगा कि हाँ ठीक है, कोई भी अगर उसे रैंडम ईमेल मिला तो रैंडम ईमेल में अगर ऑफर कीवर्ड आया तो वो हमें बता देगा कि इस पर्टिकुलर ईमेल का 80% चांस है कि ये स्पैम होगा या फिर 20% चांस है कि ये नॉन स्पैम होगा। इस तरीके से वो क्या करेगा, कोई भी दिए गए रैंडम इनपुट को सॉरी रैंडम ईमेल इनपुट को वो कैटेगराइज करेगा स्पैम या नॉन स्पैम की कैटेगरी में। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम को बोला जाता है मशीन लर्निंग में क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, जिसमें हमारे पास कोई एक इनपुट आता है उसको हम क्या करते हैं एक क्लास असाइन करते हैं कि ये इस क्लास से बिलोंग करेगा और ये इस क्लास से बिलोंग करेगा। यहाँ पर दो क्लास है, एक स्पैम और दूसरा नॉन स्पैम। ठीक है, और जैसे ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, मशीन लर्निंग बहुत सारे ऐसे वो हैं एल्गोरिदम है जो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जैसे रैंडम फॉरेस्ट हो गया और डिसीजन ट्री हो गया। इस तरीके से बहुत सारे जो है एल्गोरिदम है मशीन लर्निंग के। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल देखते हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं जो कि मशीन लर्निंग मॉडल के थ्रू सॉल्व की जा सकती है। एक रिकमेंडेशन सिस्टम, रिकमेंडेशन ऐप। आप अगर हम बात करें कि सपोज आपकी एक बुक स्टोर है, आपका एक बुक स्टोर है और उसमें कोई एक कस्टमर आता है। इस इस प्रॉब्लम पे अभी आते हैं, फिलहाल हम एक रियल लाइफ एग्जांपल ले रहे हैं रिकमेंडेशन का। सपोज आपके पास एक बुक स्टोर है, आपके पास कोई एक पर्सन आता है, अगर आपको कोई उसे बुक सेल करनी है तो आप क्या करेंगे, कोई एक ऐसी बुक उठाएंगे, उसे रिकमेंड करेंगे जो उसे पसंद आ जाए। अब ये चीज आप एनालिसिस कैसे करेंगे कि हाँ इस पर्टिकुलर पर्सन को कौन सी बुक पसंद आ सकती कौन सी नहीं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एज के हिसाब से देखते हैं कि अच्छा ठीक है ये ओल्ड एज है, अब मोर देन 50 ईयर्स है या 60 ईयर्स है, तो इसे हो सकता है स्पिरिचुअल बुकें पसंद आए, जैसे रामायण हो गया महाभारत, इस तरह की बुकें पसंद आए। तो वो जल्दी से वो क्या करेगा कि स्पिरिचुअल बुकें उसे रिकमेंड करेगा, सर आप इस बुक को देख सकते हैं, सर आप इस बुक को देख सकते हैं। इसी इसी तरीके के अब यहाँ पर हुआ क्या, हम एक तरीके उस एनालिसिस किया ह्यूमन की, वो किस तरीके का दिख रहा है, उसका फैशन कैसा, उसकी एज क्या है, तो एज और फैशन के हिसाब से हम उसको क्या करेंगे रिकमेंड करेंगे बुक। उसी तरीके से अगर हम कंप्यूटर में कोई सपोज हमारा एक कंप्यूटर है और कंप्यूटर को हमें कोई गेम रिकमेंड करना है, किसी मशीन को हमें कोई गेम रिकमेंड करना है या कोई एप्लीकेशन रिकमेंड करना है तो कैसे करेगा, वो हम इस एग्जांपल से देखेंगे। ठीक है, सपोज हमने कंप्यूटर सिस्टम को कुछ डेटा दिया, कंप्यूटर सिस्टम को कुछ डेटा दिया, तो अब कंप्यूटर कैसे एनालिसिस करेगा कि हाँ अब कोई अगर हम इस डेटा को देने के बाद अगर कोई एक रैंडम दिया जाता है या रैंडम पर्सन आता है तो उसको हम क्या चीज रिकमेंड करें क्या चीज नहीं रिकमेंड करें। ठीक है, ये चीज कैसे पता चलेगी, अब देखते हैं, इस चीज को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक डेटा है जिसमें कुछ प्रीवियस जो पहले से कुछ लोग थे उनका डेटा हमने सेव करके रखा, जैसे उनका जेंडर क्या है और उनकी एज क्या है और वो पर्टिकुलर पर्सन किस ऐप को यूज करता है। जैसे फर्स्ट पर्सन फीमेल है, उसकी एज 15 है, वो पोकेमोन गो को यूज करता है। उसी तरीके से सेकंड पर्सन भी फीमेल है, उसकी एज 25 है, वो व्हाट्सएप को यूज करता है। इसी तरीके से थर्ड पर्सन मेल है, वो 32 ईयर्स का है और स्नैपचैट यूज करता है। इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारा डेटा अवेलेबल है। तो इस डेटा के बेस पे हमारा जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो डिसाइड करेगा कि कोई भी अगर हमें इनपुट आता है, कोई भी पर्सन इनपुट आता है तो उसको क्या चीज रिकमेंड करना चाहिए क्या चीज नहीं। अब देखते हैं कैसे ये चीज करेगा। सबसे पहले वो
फीचर डिसाइड करेगा आखिर किस बेस पे हम एप्लीकेशन को रिकमेंड करें। जैसे हमारे पास एक जेंडर है कॉलम, एक एज कॉलम है, तो इनको हम एज अ फीचर ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर जेंडर के बेसिस पे उसे डिसाइड करना हो कि सपोज कोई एक फीमेल आए तो उसे हम कौन सा एप्लीकेशन रिकमेंड करें, तो देखते हैं कैसे करेगा। सपोज एक फीमेल है, तो फीमेल में एक फीमेल वो भी यूज कर रही है, पोकेमोन भी यूज कर रही है, व्हाट्सएप भी यूज कर रहे हैं, दोनों चीज यूज कर रही है। तो यहाँ पर डिसीजन लेने की क्षमता थोड़ी कमजोर हो जाएगी। सपोज मशीन कंफ्यूज हो जाएगी कि अगर फीमेल आए तो हम पोकेमोन गो रिकमेंड करें कि व्हाट्सएप करें, क्योंकि यहाँ पर फीमेल दोनों तरीके के ऐप यूज कर रही है। तो ये थोड़ा सा जो फीचर है ये थोड़ा सा कमजोर है, इसका यूज करके जो है डिसीजन नहीं ले सकते अभी। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, एज पे जाते हैं। तो अगर एज की बात करें तो हम ये चीज नोटिस कर सकते हैं कि जितने भी लोग, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, अगर वो 20 ईयर से कम है, अगर वो 20 ईयर से कम है, ठीक है, तो उस केस में क्या हो रहा है कि वो सारे के सारे पोकेमोन गो को यूज कर रहे हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। तो हाँ ठीक है, मशीन यहाँ पर डिसीजन ले सकती है, मशीन यहाँ पर डिसीजन ले सकती है कि अगर कोई पर्सन आता है हमारे पास, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी हो, ठीक है, आता है तो उसको हम क्या रिकमेंड कर देंगे, पोकेमोन गो रिकमेंड करेंगे आंख मूंद के। हम उसमें कुछ भी और कुछ डिसीजन नहीं लेंगे, ठीक है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, 20 के ऊपर, ठीक है। 20 के लिए तो उसने डिसाइड कर लिया कि हाँ लेस देन 20 है तो उसको पोकेमोन गो रिकमेंड कर दो। उसके लिए वो क्या करेगा, इंटरनली एक ट्री जनरेट करेगा, क्या कि अगर कोई पर्सन आया और उसकी एज 20 से लेस है तो रिकमेंड कर देंगे क्या, पोकेमोन गो। अब प्रॉब्लम कहाँ आने वाली है, अगर कोई पर्सन जिसकी एज 20 से ज्यादा है, उस केस में प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि अब 20 से अबव की अगर हम बात करें तो 25, 32, 40, अब इसमें मेल भी है फीमेल भी है, और साथ ही साथ 20 के अबव वाले जितने भी लोग हैं वो व्हाट्सएप भी यूज करते हैं, स्नैपचैट भी यूज करते हैं, ठीक है। तो 20 वाला जो हमने जो लेस देन 20 वाला जो सेक्शन है वो हमने देख लिया। अब हमें किसको ध्यान में देना है, greater than 20 को। तो 20 वाले को भूल जाते हैं हम और सिर्फ 20 से अबव वालों को ध्यान देते हैं, ठीक। अब यहाँ पर हम डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि 20 से अबव जितने भी लोग हैं उनको व्हाट्सएप यूज करना चाहिए कि स्नैपचैट यूज करना चाहिए, किस बेसिस पे, एज के बेसिस पे। अब वापस हम जेंडर फीचर पे जाते हैं, क्या हम जेंडर फीचर से अब आगे डिसीजन ले सकते हैं। तो अब अगर जेंडर पे आते हैं तो देखते हैं हम क्या कि जितने भी फीमेल थे और 20 से अबव थे, जितने भी फीमेल थे और 20 से अबव थे, वो सारे के सारे क्या यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं। मतलब जिनका जेंडर फीमेल है और 20 से अबव है वो व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, और अगर 20 से अबव कोई मेल है तो वो स्नैपचैट यूज कर रहा है। तो इसके बेसिस पे हम ऐप को रिकमेंड कर सकते हैं। तो इस डेटा की मदद से वो क्या करेगा, एक पूरा ट्री तैयार करेगा कि मतलब अगर कोई आया, तो सपोज कोई पर्सन आया, उसकी एज 20 से लेस है, चाहे वो मेल है फीमेल है, उसको पोकेमोन गो रिकमेंड। अगर कोई पर्सन आया, अगर वो 20 से ग्रेटर देन है, तो फिर हम चेक करेंगे कि उसका जेंडर क्या है, मेल है कि फीमेल है। अगर फीमेल है तो व्हाट्सएप रिकमेंड करेंगे, और मेल है तो स्नैपचैट रिकमेंड करेंगे। तो इस तरीके से जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है या मशीन लर्निंग मॉडल है वो डिसीजन लेगा। वो क्या करेगा, इस तरीके का एक ट्री कंस्ट्रक्ट करेगा। और मशीन लर्निंग में इस तरीके के ट्री को बोला जाता है डिसीजन ट्री। क्या बोला जाता है, डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री के बेसिस पे अब कोई भी रैंडम आदमी आएगा, कोई भी रैंडम इनपुट आएगा, ठीक है, उसको हम ऐप रिकमेंडेशन कर सकते हैं। जैसे कोई भी रैंडम, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई एक मेल आया जिसकी एज 24 है, ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एज चेक करेंगे कि उस पर्टिकुलर इनपुट की एज क्या है या पर्सन की एज क्या है, 20 से लेस है कि 20 से ग्रेटर है। अगर 20 से ग्रेटर है तो हम इस तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है। अब जाके हम चेक करेंगे कि क्या उसका जेंडर क्या है, मेल है कि फीमेल है। अगर मेल है तो हम स्नैपचैट उसको रिकमेंड कर देंगे। हाँ, अगर कोई फीमेल आती है तो उसको हम क्या करेंगे, व्हाट्सअप रिकमेंड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को बोला जाता है रिकमेंडेशन प्रॉब्लम। और जो अप्रोच मशीन लर्निंग में लगाया गया है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो कौन सा है, डिसीजन ट्री है, ठीक। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और प्रॉब्लम देखते हैं कि सपोज हमारे पास एक रोबोट है और उसे हमें सिखाना है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मशीन को ये चीज कैसे बताएंगे कि वो जो पर्टिकुलर मशीन है, एजेंट जिसका नाम लिखा हुआ एजेंट, इसको हम कैसे बताएंगे कि तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सपोज
हम एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं और वहां पर इस रोबोट को छोड़ देते हैं। अब उस इन्वायरमेंट में एक जगह आग लगी हुई है, एक जगह पानी भरा हुआ है। ठीक, अब रोबोट को नहीं पता कि हम आग के पास जाएंगे तो जल जाएंगे, उसको नहीं पता है। या उसे ये भी नहीं पता है कि पानी के पास जाएंगे तो क्या होगा, या पानी को आग के ऊपर डालेंगे तो क्या होगा। ये चीजें नहीं पता। ये चीज हमें उसे सिखानी है। कैसे सिखानी है? दो चीज के बेसिस पे सिखाएंगे। जब भी एजेंट कुछ सही काम करेगा तो उसको हम क्या करेंगे, कुछ रिवॉर्ड दे देंगे। और अगर वो कुछ गलत काम करेगा उसको हम कुछ पेनाल्टी दे देंगे। कैसे? सपोज ये रोबोट इन्वायरमेंट में सबसे पहले चला जाता है आग के पास। जैसे ही वो आग को टच करेगा, क्योंकि उसके पास सेंस ऑर्गन्स नहीं है तो उसे नहीं पता कि आग को नहीं छूना चाहिए। ठीक है, उसे नहीं पता है। हम उसे कैसे फील कराएंगे कि आग को नहीं छूना चाहिए? जैसे ही उसने आग को छुआ तुरंत उसको हम क्या दे देंगे, -50 पॉइंट्स की पेनाल्टी उसे दे देंगे। क्या दे देंगे? -50 पॉइंट की पेनाल्टी दे देंगे। तो उसे समझ में आ जाएगा मुझे पेनाल्टी मिली है, मुझे आग को नहीं छूना चाहिए। तो इस एक्सपीरियंस को वो अपने डेटाबेस में सेव कर लेगा कि हाँ, फर्दर कहीं पर भी आग लगी होगी तो हम उसे टच नहीं करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा, आग को छूने से अवॉइड करेगा, आग को टच करने को अवॉइड करेगा। हाँ, अगर यही रोबोट पानी को उठा के अगर आग पे डालता है तो उस समय हम उसको रिवॉर्ड देंगे। कितना? +50 या कुछ भी नंबर आप दे सकते हैं। ठीक है, तो उस समय हम उसको क्या करेंगे, रिवॉर्ड देंगे कि हाँ, आपने आग बुझाई है, आपने सही काम किया है, तो ये रिवॉर्ड है। तो रोबोट फिर समझ जाएगा कि हाँ, अगर कहीं आग लगी है तो हमें पानी उस पर डाल देनी चाहिए तो आग बुझ जाएगी। क्यों? और उसे ये चीज कैसे पता चला? क्योंकि जब उसने पहली बार ऐसा काम किया था तो हमने उसको रिवॉर्ड दिया था। तो इस तरीके से वो रोबोट होगा, वो कंटिन्यूअसली एनवायरनमेंट से लर्न करता रहेगा। वो कोई भी एक्शन लेगा हम उसे फीडबैक देंगे, कोई एक्शन लेगा उसे हम फीडबैक देंगे। और फीडबैक कैसा होगा? या तो पेनाल्टी होगा या तो रिवॉर्ड होगा। ठीक है, या तो पेनाल्टी होगा या तो रिवॉर्ड होगा। तो इस तरीके से एक कंटिन्यू लर्निंग प्रोसेस चलता रहता है, चलता रहता है। और इस तरीके की लर्निंग को बोला जाता है री इन्फोर्समेंट लर्निंग। मशीन लर्निंग में इसको बोला जाता है री इन्फोर्समेंट लर्निंग, जहां पर रिवॉर्ड और पेनाल्टी की मदद से रोबोट को सिखाते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब मैं यशवंत जी को इनवाइट करना चाहूंगा जो कि आपको बताएंगे कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। जैसे मशीन लर्निंग कहाँ कहाँ रियल वर्ल्ड में यूज हो रही है, किस तरीके से वो इम्पैक्ट डाल रही है हमारे वर्ल्ड पे, किस तरीके से एवोल्यूशन हो रहा है। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर यशवंत जी। सो प्लीज यशवंत जी। Thank you, Mukulji, for this wonderful introduction on machine learning. Hello guys, good morning. And अब हम लोग देखेंगे कि रियल वर्ल्ड में इन मशीन लर्निंग का कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होता है। आपके अराउंड बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे ये रियल वर्ल्ड मशीन लर्निंग एप्लीकेशन आप देख सकते हो। हम लोग उनमें से कुछ पॉइंट को पिक करके देखेंगे। तो इसमें से लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द ट्रेवलिंग इंडस्ट्री। सो अभी आपकी हो सकता है समर वेकेशंस हो, सब लोग घर पे बैठे हैं कोरोना की वजह से, बट स्टिल जब कोरोना खत्म हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली सबका मन करेगा बाहर निकलने का, तो हम लोग क्या टिकट बुक करना चालू करेंगे। इवन आप कॉलेज जाते हो, कॉलेज से घर जाना होता है तो आपको टिकट बुक करनी पड़ती है। और इस टिकटिंग सिस्टम में जब हम लोग देखते हैं तो इधर आप बस की टिकट बुक कर रहे हो या फ्लाइट की टिकट बुक कर रहे हो, डजेंट मैटर। हम लोगों का जो टिकट प्राइस है डिपेंडिंग ऑन छुट्टी है कि नहीं वो बढ़ता रहता है। तो हम लोग जैसे कि फ्लाइट टिकट बुक कर रहे हैं एंड अभी आपकी समर वेकेशन हुई है तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो प्राइस हाई रहेगा, वेयर एज अगर आप किसी नॉर्मल वीकडे पे टिकट बुक कर रहे होंगे तो प्राइसेस कम रहते हैं। इवन बस भी जब आप बुक करते हैं तो आपने देखा होगा रेड बस पे वीकेंड्स पे प्राइसेस हाई रहते हैं। ये सारी चीजें कैसे होती हैं? मशीन लर्निंग से। सो मशीन लर्निंग क्या करती है, ऐसे चीजों को आइडेंटिफाई करती है जिसके बेसिस पे एक कंपनी को प्रॉफिट हो सकता है, मे इट बी इंडिगो, मे इट बी स्पाइस जेट, मे इट बी एनी अदर कैरियर। सो बेसिकली अगर कोई भी फ्लाइट वाले है ऐसे टिकटिंग सिस्टम है उसमें मशीन लर्निंग यूज होती है। बहुत सारी और चीजें हैं जिसमें कि ट्रैवल इंडस्ट्री में मशीन लर्निंग यूज होती है। अभी के लिए हम लोग बस इसी पे लिमिट करेंगे। नाउ वी वुड मूव ऑन टू द मार्केटिंग एस्पेक्ट ऑफ इट। सो हम लोग मार्केटिंग पे आते हैं एंड जब आप मार्केटिंग पे आते हैं तो आप सभी ने Amazon, फ्लिपकार्ट ये सारी चीजें तो यूज की ही होंगी।
और वहां पे आप नीचे देखते हैं कि रिकमेंडेशन में अगर आपने स्मार्ट वॉच खरीदी तो मे बी आप फिटनेस से ज्यादा चीजें खरीदना चाहते हैं एंड उसके रिलेटिव रिजल्ट्स आने लगते हैं कि यू कैन ऑल्सो बाय दिस और पीपल हु बॉट दिस ऑल्सो बॉट दिस। सो ऐसे करके इवन आपने बहुत सारे मीम्स भी सुने होंगे इसके बारे में। तो वैसी चीजें मार्केटिंग की एस्पेक्ट से मशीन लर्निंग हम लोगों को हेल्प करने में हेल्प करता है। इवन स्टॉक मार्केट जो बड़ी कंपनीज हैं जैसे कि गोल्डमैन सैच हो गया, मैकेंजी हो गई, वो लोग भी बहुत सारे मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट को हायर करते हैं सो दैट ये डेटा जो उनको पहले के मार्केट ट्रेंड से मिला हुआ है उसको एनालाइज किया जा सके और अल्टीमेटली उस डेटा को देख के वो लोग कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकें या कुछ कर सकें। सो बहुत ज्यादा स्कोप है इवन मार्केटिंग इंडस्ट्री में मशीन लर्निंग का। आप लोग भी इस एरिया में देख सकते हैं अगर इफ यू वांट टू गो अहेड विद दैट। नेक्स्ट हम लोग जो एग्जांपल देखेंगे वो हम लोग रिटेल इंडस्ट्री का एग्जांपल देखेंगे। तो आप सभी लोगों ने बन मस्का खाया होगा ब्रेकफास्ट में। सो आज नहीं बट कभी कभी सो बन मस्का खाया होगा। तो उसमें क्या, आप बन खरीदते हो, आप मस्का खरीदते हो, दैट इज बटर, आप बटर खरीदते हो। एंड आप सब लोग डी मार्ट भी गए होंगे। तो जब डी मार्ट में आप जाते हो तो आपको क्या, आपने जैसे ही बन खरीदा बगल में ही आपको शेल्फ पे दिखाई देगा कि आसपास बटर का भी एक स्टॉल होगा जिससे कि आप बटर खरीद सकते हो। एंड जब ये ट्रेंड मशीन लर्निंग देखता है कि आपने बन खरीद लिया है, आपने बटर खरीद लिया है, मे बी आप ब्रेकफास्ट करना चाहते हो तो आपको मिल्क भी चाहिए होगा। तो इन सब चीजों को देख के इवन जितने भी बड़े रिटेल इंडस्ट्री के जैसे कि स्पेंसर हो गया, डी मार्ट हो गया, वॉलमार्ट हो गया, टेस्को हो गया, ये सारे जितने भी बड़े इंडस्ट्री वाले हैं इवन जो रैक्स रखते हैं वो इसके बेसिस पे रखते हैं। दिस इज हाउ इम्पोर्टेंट मशीन लर्निंग हैज बिकम। सो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखेंगे कि इवन मिल्क वाला एस्पेक्ट इज इनटू पिक्चर एंड हम लोग रिकमेंड कर पा रहे हैं कि milk is something which you would like to buy in order to complete the whole package, that is आप ब्रेकफास्ट करना चाह रहे हैं तो ये तीनों चीजों का यूज करके आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। सेम एस्पेक्ट हम लोग अगर मेडिकल इंडस्ट्री की बात करते हो, कोरोना का समय है, सब लोग डरते हैं अभी हॉस्पिटल जाने से क्योंकि वहां पे हो सकता है आपको इन्फेक्शन हो जाए। तो इवन इस केसेस में भी कई जगह बहुत सारे कंट्रीज हैं जो कि मशीन लर्निंग का यूज कर रहे हैं। मैंने खुद कई पेपर लिखे हैं मशीन लर्निंग के बारे में तो इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री, एंड उसमें से एक एग्जांपल था हार्ट डिजीज प्रिडिक्शन के ऊपर। सो इवन अमेजोन और एप्पल क्या करता है, आपके लिए एक स्मार्ट वॉच बनाता है जिसको आप अपने हाथ में पहनते हैं एंड वो आपके वाइटल साइंस मॉनिटर करता रहता है। बेस्ड ऑन दैट वो क्या करेगा, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स का यूज करके प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेगा कि आप रिस्क पे हैं कि नहीं हार्ट अटैक होने के। सो इस एक्सटेंड तक मशीन लर्निंग आगे बढ़ गया। एंड मैं अगर इस स्मार्ट वॉच के बारे में सोचता हूँ तो दिस इज वे बिगर डील देन व्हाट वी इमेजिन। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को ये दे सकते हैं, जैसे ही उनका वाइटल साइंस कुछ ऐसा होगा कि मान लीजिए कि वो रिस्क पे हैं हार्ट अटैक के में भी, तो आपके पास मैसेज आ जाएगा एंड आप उसके रिलेवेंट रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि उनको हॉस्पिटल में। इवन आप जब एप्पल का स्लाइड देखते हैं, जब उनका लॉन्च सेरेमनी होती है तो वो लोग रियल टाइम केसेस बताते हैं जिसमें कि एक लेडी थी जो कि प्रेग्नेंट थी, उसको वॉच ने अलार्म किया कि नाउ यू नीड टू बी एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल, उसकी वजह से उसकी जान बच गई। सो दिस इज हाउ मच मशीन लर्निंग इज हेल्पिंग इवन इन सेविंग लाइव्स। जो नेक्स्ट एग्जांपल है, आप लोग बहुत अवेयर होगे सोशल मीडिया के बारे में, राइट? आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते होगे, स्नैपचैट यूज करते होगे, व्हाट्सएप इज वेरी कॉमन, राइट? इवन फेसबुक भी बहुत कॉमन है। तो जब मान लीजिए अगर आप फेसबुक पे एक फोटो अपलोड करते हो तो आपको कभी नोटिस किया होगा तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं वो ऑटोमेटिकली टैग होके आ जाते हैं। वो कैसे होता है? इट्स मशीन लर्निंग इन द बैक। और वो क्या करता है, आपके फ्रेंड लिस्ट में सभी को देखता है और वो मैच करने की कोशिश करता है कि ये इंसान है कि नहीं, और उसको ऑटोमेटिक टैग कर देता है। मशीन लर्निंग हमारी लाइफ इजी भी कर रहा है बिकॉज पहले क्या होता था, आप लोग उसको सिलेक्ट करते थे, टाइप करते थे ये नेम है, अब वो करने की जरूरत नहीं है। मशीन लर्निंग हैज मेड इट इजी। सो सोशल मीडिया के एस्पेक्ट से ये बात हो गई। अगर हम लोग और सोशल मीडिया एप्स के बारे में सोचते हैं तो स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, उसमें आप लोगों ने फिल्टर्स से बहुत खेला होगा। जैसे कि आपने अपना फ्रंट कैमरा ओपन किया, आपने कुछ फिल्टर लगाया एंड उससे रिलेटेड चीजें की। तो
it's becoming more fun and fun moving forward. And आगे भी आई थिंक ऐसे इन्वेंशंस होते रहेंगे जो कि हम लोगों को और इस तरह के एक्सपोजर्स देंगे नई नई चीजें करने के लिए. नाउ we would move on to a very typical example जहाँ पे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में टेस्ला एक बहुत बड़ा प्लेयर है जो कि मशीन लर्निंग का यूज करके ऑटोनोमस कार बनाने का काम कर रहा है. मुकुल भाई ने स्टार्टिंग में बोला था कि इंडिया में वो काम नहीं करेगा. मे बी वन डे वी विल डू दैट, वी विल डू दैट. आप लोग में से भी कोई हो सकता है जो उस प्रोजेक्ट को ओवरटेक करे एंड उसमें काम करे. इंडिया में टेस्ला आ रहा है एंड दिस वुड बी paving our way for further development of autonomous cars in India. आप लोगों को सभी लोगों को मालूम होगा कि autonomous कार कैसे काम करती है. आपको ड्राइवर की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली चलेगी. इवन बहुत सारी बड़ी कंपनीज जैसे ऑडी हो गई, BMW हो गई, इन लोगों ने ऑलरेडी ऑटोमेटेड पार्किंग सिस्टम बना दिया है. आप एक बटन दबाइए, ऑटोमेटिकली कार पार्क हो जाती है. इवन मान लीजिए कि आप शॉपिंग करके डी-मार्ट से निकल रहे हैं एंड अब आपको कार चाहिए क्योंकि आप जाना नहीं चाहते पार्किंग एरिया में, वहां से कार नहीं लेना चाहते, आप बटन दबाइए, कार आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी ऑटोमेटिकली. दिस इज ऑल मशीन लर्निंग. तो मशीन लर्निंग में बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें हैं जो आप खुद कर सकते हैं. मैंने भी अपने इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स बहुत ढेर सारे किए हैं. आप लोग भी कुछ एग्जांपल से इंस्पायर होके वो सारी चीजें कर सकते हैं. नाउ वी वुड टॉक अबाउट द एक थोड़ा सा सैड पार्ट भी है इसका. सैड पार्ट क्या, अभी हम लोगों ने कुछ दिनों पहले उत्तराखंड में एक ट्रेजेडी सुनी थी जहां पे बहुत फ्लड आ गया था ड्यू टू अ लैंडस्लाइड. सो ये कुछ चीजें हैं जहां पे हम लोग और मशीन लर्निंग को एक्सप्लोर कर सकते हैं. इवन सुनामी की हम लोग बात करते हैं तो जापान इज वन ऑफ द कंट्रीज जहां पे सुनामी जैसी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती है एंड जापान ने अभी अपनी मशीन लर्निंग के बेसिस पे ये सुनामी टाइप चीजें प्रिडिक्ट करने का इतना अच्छा कर लिया है कि इवन बिफोर दिस हैपेंस दे नो कि ये चीज होने वाली है एंड अपने सिटीजन्स को वो लोग बचा पाते हैं. थिंक अबाउट ये कुछ अपनी एक्टिविटी में कि आप इससे रिलेटेड भी कुछ प्रोजेक्ट करना चाहते हैं. यू कैन टेक दिस सॉर्ट्स ऑफ एग्जांपल. इवन आईआईटी बॉम्बे में भी मैंने लैंडस्लाइड पे काम होते हुए देखा था जहां पे वो लोग लैंडस्लाइड प्रिडिक्शन का काम कर रहे थे. सो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि आप अपने पर्सनल प्रोजेक्ट में ले सकते हैं, इस पे काम कर सकते हैं. हम लोग जब मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि मशीन लर्निंग बस इन्हीं सारे एग्जाम्पल से लिमिटेड है, बट ऐसा नहीं है. हम लोग थिएटर में भी इसको यूज करते हैं. इवन आर्ट में भी ये सारी मशीन लर्निंग यूज होती है. जब हम लोग आर्ट की बात करते हैं तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ. आप लोगों ने अभी बहुत ज्यादा ये कॉमन नहीं है बट पहले क्या होता था, थिएटर होते थे एंड लंदन का जो ब्रॉडवे है दैट वाज सपोज टू बी द बिगेस्ट थिएटर एवर क्रिएटेड. उसमें क्वीन भी आके देखती थी. थिएटर ड्रामा होता था, जूलियस सीजर होता था, बहुत सारे ऐसे फन ड्रामा होते थे. तो उसमें भी आजकल मशीन लर्निंग यूज होता है. आप सोचेंगे कैसे, ये पॉसिबल कैसे? तो एक्चुअली होता क्या है, अगर कोई डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहा है तो वो एक कैमरा लगा देता है सामने जो कि ऑडियंस को ऑब्जर्व करता रहता है एंड वो हर मोमेंट पे ये देखते हैं कि अभी ऑडियंस का एक्साइटमेंट लेवल कितना है एंड उस चीज को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं एंड डिपेंडिंग ऑन दैट उनको ये पता चल जाता है कि मैं अगर ये चीज करूंगा तो ये ऑडियंस को ज्यादा अच्छी लगेगी. इस वजह से डायरेक्टर्स को हेल्प हो रही है इन फाइंडिंग आउट कि मैं क्या क्या चीजें कर सकता हूँ. सेम गोज विद आर्ट. बहुत सारे मैंने म्यूजिक सुने हैं जो मशीन लर्निंग का यूज करके बने हैं. तो the amount of things you can do is endless. ये some of the things which are even written in front of you are things which are currently being used and वो machine learning में backend में use कर रही हैं. So I would recommend you all to go ahead, explore these sorts of example and make use of it. आप लोग बहुत exciting projects कर सकते हैं. मैं अगर personal अपनी बात करूं तो मैंने एक project किया था जिसमें कि मैं reinforcement learning का use करके एक रोबोट बना रहा था जो कि अपने आप चीजें सीखता है. तो इस तरह के भी आप एग्जांपल ले सकते हैं and कर सकते हैं. There is a huge amount of possibility here. So I think that's all from my end. I'll give it back to Mukul ji. He would continue it further. Thank you all. Thank you Yashwin ji for this kind of fruitful information. So let's continue with next slide. अब हम लोग देखेंगे कि आखिर एआई में इतना बूम कैसे है, मशीन लर्निंग में इतना बूम कैसे है.
हमारे सामने एक चार्ट है, एक ग्राफ है जो कि शो करता है कि करंट में अभी जितनी भी जायंट कंपनीज हैं जैसे अमेजन, वॉलमार्ट, जो बड़ी बड़ी कंपनियां अभी सारी कंपनियां मिल के मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस और एआई एप्लीकेशन पे कैसे कितना कितना इन्वेस्ट कर रही हैं। तो जैसा कि हम लोग ग्राफ में देख पा रहे हैं कि मशीन लर्निंग एप्लीकेशन पे 28.5 बिलियन डॉलर कंपनीज खर्च कर रही हैं। सारी कंपनियां मिला के, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई एक कंपनी, अभी इस समय करंट में जो है 28.5 बिलियन डॉलर सिर्फ और सिर्फ मशीन लर्निंग एप्लीकेशन में खर्च हो रहे हैं। अच्छा, एक चीज और, ये डेटा जो है थोड़ा सा पुराना 2019 का है और कोरोना की वजह से लेटेस्ट डेटा अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए ये 2009 का डेटा मैं शो कर रहा हूँ। ठीक है, अभी करंट में तो और भी ज्यादा मशीन लर्निंग पे इन्वेस्टमेंट हो रही है। ठीक, तो मशीन लर्निंग एप्लीकेशन पे सिर्फ और सिर्फ मशीन लर्निंग एप्लीकेशन पे 28.5 बिलियन डॉलर। इसी तरीके से मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर मशीन लर्निंग एप्लीकेशन रन करते हैं उन पे 14.4 बिलियन डॉलर। इसी तरीके से स्मार्ट रोबोट पे 7.5 बिलियन डॉलर। इस तरीके से देखा जाए तो हम एक चीज समझ सकते हैं क्या, कि आखिर फ्यूचर में मशीन लर्निंग का ग्रोथ कितना होने वाला। अगर कोई इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे, एआई मशीन लर्निंग पे इतना खर्च कर रही, तो श्योर इसमें फ्यूचर अच्छा होगा, अपॉर्चुनिटीज श्योर आएंगी और बहुत ही ज्यादा लेवल पे, मतलब हाई लेवल पे अपॉर्चुनिटीज आएंगी। अभी इवन हम लोग एक ग्राफ और देखेंगे जिसमें अभी करंट में कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं मशीन लर्निंग एआई में, वो सारी चीजें देखेंगे। तो नो डाउट मशीन लर्निंग में इस समय अपॉर्चुनिटीज बहुत है, आगे आने वाले 5 साल में तो बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आखिर मशीन लर्निंग अगर आप चूज कर रहे हैं तो आपका एवरेज सैलरी पैकेज या मिनिमम सैलरी पैकेज कितना हो सकता है। ये अगर इंडिया की बात करें, ये थोड़ा सा वेरिएबल है। अगर आप मुंबई में जॉब कर रहे हैं मशीन लर्निंग में तो आपका पैकेज हो सकता है अराउंड 13 लाख पर एनम, मतलब 13 लाख साल भर का। उसी तरीके से 10.48 LPA फॉर बैंगलोर, 10.4 फॉर दिल्ली, 9.81 फॉर पुणे। तो ये सब जो पैकेज है, ये एवरेज पैकेज है। आप इन इन सिटीज में इतना पैकेज आप आराम से गेन कर सकते हो। इवन मिनिमम पैकेज अगर आप बात करें मशीन लर्निंग एआई में, तो मिनिमम पैकेज आप 8 लाख से शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको एक अच्छी नॉलेज है, मशीन लर्निंग की अच्छी नॉलेज है, तो आप 8 लाख से शुरुआत कर सकते हैं कि 8 लाख। आप फ्रेशर नहीं, आप अपने इंडस्ट्री में कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया, उस लेवल पे भी आप जो मिनिमम पैकेज है 8 लाख का आप आराम से ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है उसमें। एवरेज में आप कितना भी जा सकते हैं, ये आपकी नॉलेज के ऊपर है। आपको बहुत ज्यादा डीप नॉलेज है, आप मोर देन 50 lakhs भी जा सकते हैं, बट हाँ उतनी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। ये कुछ डेटा था जो कि शो करता है एवरेज सैलरी। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे करंट ओपनिंग कितनी है मशीन लर्निंग में। हमने कुछ naukri.com, monster.com और sign.com से कुछ डेटा स्क्रैप करके ये देखा है कि आखिर नौकरी पे कितनी मशीन लर्निंग के लिए जॉब्स हैं, मॉन्स्टर पे कितनी, साइन पे कितनी है। तो अगर हम बात करें मशीन लर्निंग इंजीनियर की, मशीन लर्निंग इंजीनियर की बात करें तो नौकरी पे इस समय 1.6 लैक्स जॉब्स अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ मशीन लर्निंग इंजीनियर के लिए। उसी तरीके से मशीन लर्निंग इंजीनियर के लिए मॉन्स्टर पे 92,000 जॉब हैं। उसी तरीके से शाइन पे 2,261 जॉब है। अगर मशीन लर्निंग साइंटिस्ट की बात करें, ये सब रोल है, मशीन लर्निंग रोल है। मतलब अगर आपने मशीन लर्निंग को एज ए करियर चूज किया है तो इन इन रोल में आप जॉब कर सकते हो। आप मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हो, मशीन लर्निंग साइंटिस्ट बन सकते हो, डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो। इन सब का काम अलग अलग है, हाँ थोड़ी बहुत सिमिलरिटी सब में है, लेकिन इन सब का काम अलग अलग है। तो आप किसी भी रोल में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इतनी सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। इवन अभी अपने सिस्टम में naukri.com खोल के सर्च कर सकते हैं मशीन लर्निंग इंजीनियर्स की जॉब, तो आपको दिखेगा कि इसी तरीके 1.6 मिलियन जो जॉब्स हैं अवेलेबल सिर्फ और सिर्फ मशीन लर्निंग इंजीनियर के लिए। इसी तरह मशीन लर्निंग साइंटिस्ट, तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो मोर देन 5 6 लैक्स के अराउंड जो है करंट में अभी जॉब है मशीन लर्निंग की। जॉब तो बहुत ज्यादा है। इस डेटा से आप लोग इवन आप लोग खुद वेरीफाई कर सकते हैं, नौकरी, मॉन्स्टर और साइन.com पे ये सारे डेटा को वेरीफाई कर सकते हैं। जॉब बहुत सारी है मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये जितनी जॉबें हैं उनका 20% ही फुलफिल हो पाता है। मतलब कंपनियों को सिर्फ और सिर्फ 20% ही इंजीनियर मिल रहे हैं, बाकी उनकी जो वैकेंसी अभी भी वैसी की वैसी है, वो फुलफिल नहीं हो पा रही। उसका रीजन है
क्या रीज़न है कि जो हमारे जितने अगर स्टूडेंट की बात करें कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अप्लाई करते हैं जॉब्स को, उसमें 20% ऐसे लोग होते हैं जो अनस्किल्ड होते हैं, सॉरी 80% ऐसे हैं जो अनस्किल्ड होते हैं। वो बस मशीन लर्निंग को इतना समझते हैं कि हम डेटा लेंगे, डेटा को थोड़ा सा प्री प्रोसेस करेंगे, ट्रेन करेंगे मॉडल को, और क्या करेंगे, टेस्ट कर लेंगे। मतलब 4 लाइन का कोड अगर पाइथन में देखा जाए, पाइथन एक लैंग्वेज है जिसमें हम मशीन लर्निंग के मॉडल को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसमें मात्र 10 लाइन में पाइथन मशीन लर्निंग के मॉडल को ट्रेन और टेस्ट किया जा सकता है। तो इन जनरल क्या सिनेरियो बना हुआ है, लोगों को बस यही पता है कि मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट ट्रेन टेस्ट फिट, ओके, बस इतना पता है, इतना हम कर देंगे तो मशीन लर्निंग हमें आ गई। बट ऐसा नहीं है। मशीन लर्निंग ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी, ऑल अबाउट द स्टैटिस्टिक, ऑल अबाउट द मैथमेटिक्स, बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है। तो जब तक आप डीप में इन सब सारी चीजों को नहीं जानेंगे तो आप मशीन लर्निंग में जॉब नहीं ले सकते, एक अच्छी जॉब तो नहीं ले सकते। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, पहले ये सीखना चाहिए, फिर ये सीखना चाहिए, फिर ये सीखना चाहिए। ठीक, तो अब हम बात करते हैं, अगर आपने मशीन लर्निंग को एज अ करियर चूज किया तो आपको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, और जो हमारी कॉर्ड स्प्रेड है वो किस तरीके से बच्चों को ट्रेन करती है मशीन लर्निंग के लिए। ठीक है, इस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए जिसमें आप मशीन लर्निंग मॉडल को कोड करोगे कि कैसे मशीन लर्निंग मॉडल को हम ट्रेन करा सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से। तो आपके आपके पास एक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होनी चाहिए, चाहे आप आर चूज कर सकते हो, पाइथन चूज कर सकते हो, या फिर जावा भी यूज कर सकते हो, कुछ भी। बट अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो जितने भी मशीन लर्निंग इंजीनियर और साइंटिस्ट हैं, 80%, मोर देन 80% लोग जो है पाइथन को यूज करते हैं मशीन लर्निंग मॉडलिंग के लिए। पाइथन को यूज करते हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इस पाइथन का जो है सपोर्ट बहुत ज्यादा है, आपको कोई प्रॉब्लम आती तुरंत उसका सोल्यूशन मिल जाता है। अब बहुत ही ज्यादा सबके बीच में ये पॉपुलर हो चुकी है, जितने भी डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, इस वजह से तुरंत उसका, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है आप तुरंत किसी से भी पूछ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है, इससे इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, ये एक बेसिक चीज है जो कि आपको मशीन लर्निंग के लिए आनी चाहिए। इवन हम लोग सारी चीजें स्क्रैच से शुरू करते हैं। आपको प्रोग्रामिंग, ऐसा नहीं कि प्रोग्रामिंग में सीधे हम मशीन लर्निंग मॉडल बनवाना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं। सबसे पहले हम उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक को कवर करेंगे कि ये इस तरीके से सिंटैक्स होता है, इस तरीके से कंट्रोल स्टेटमेंट, सारी चीजें हम बताएंगे कि इस तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखा जाता है। उसके बाद हम आएंगे कि अब इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मशीन लर्निंग के मॉडल को कोड कैसे किया जाएगा। ठीक है, वो बात की बात है। फिलहाल सबसे पहले बेसिक सीखेंगे, पाइथन का बेसिक सीखेंगे, और फिर उसके बाद कुछ एडवांस चीजें सीखेंगे, फिर उसके बाद मशीन लर्निंग मॉडल पे आएंगे। नेक्स्ट है, आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली, बहुत बढ़िया। अब आएंगे आपको हम लोग बेसिक चीजें सिखाएंगे प्रोबेबिलिटी की। जब आप मशीन लर्निंग मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा रोल है प्रोबेबिलिटी का मशीन लर्निंग मॉडल्स में, कैसे प्रोबेबिलिटी हेल्प करती है किसी भी डिसीजन को लेने में। ये सब सारी चीजें सीखेंगे तो आपका प्रोबेबिलिटी क्लियर होनी चाहिए। अगर आप मशीन लर्निंग इंजीनियर बनने चाह रहे हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, ताकि आप मॉडल का सिलेक्शन कर सकें, मॉडल के पैरामीटर को ट्यून कर सकें। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छा मॉडल क्रिएट कर पाएंगे, मशीन लर्निंग का एक अच्छा मॉडल क्रिएट कर पाएंगे। फर्दर आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी के बाद हम लोग स्टैटिस्टिक्स सीखेंगे। अब स्टैटिस्टिक का क्या रोल है मशीन लर्निंग में? इसमें इसकी मदद से हम डेटा को प्लॉट कर सकते हैं, चीजों को मतलब विजुअलाइज कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स की मदद से हम चीजों को देख सकते हैं क्या चीज सही है, मतलब जो हमारा डेटा वो एक्चुअली मतलब वेल प्रिपेयर्ड है कि नहीं। क्योंकि मशीन लर्निंग में जो डेटा है वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जितना अच्छा डेटा, जितना ज्यादा डेटा हम मशीन लर्निंग मॉडल को देंगे उतनी ज्यादा उसकी एक्यूरेसी होगी। अब अगर डेटा ही अगर क्लियर नहीं है, नॉइसी डेटा है, मतलब उसमें पहले से कुछ कमियां हैं, हाँ, अगर हम उसको दूर नहीं कर पाए तो मशीन लर्निंग मॉडल की एक्यूरेसी एक्सपोनेंशियली घट जाती है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम डेटा को विजुलाइज करेंगे और स्टैटिस्टिक्स देखेंगे कि आखिर क्या हम कोई और जो भी डेटा है उससे उससे रीजनरेट कर सकते हैं किसी और डेटा को, जो कि मशीन लर्निंग मॉडल में हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग में। इस तरह की चीजें स्टैटिस्टिक्स में देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में, ईडीए। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है डेटा प्री प्रोसेसिंग के लिए। प्री प्रोसेसिंग में हम लोग बहुत सारी चीजें करते हैं।
जैसे कोई भी डेटा आपने लिया मशीन लर्निंग मॉडल में, आप डायरेक्टली नहीं डाल सकते उस डेटा को, पहले उसको प्री प्रोसेस करेंगे। प्री प्रोसेसिंग में क्या, सपोज कोई डेटा है, उस डेटा में कोई मिसिंग वैल्यू तो नहीं है ना, या कोई ऐसा तो डेटा कैटेगरिकल डेटा तो नहीं है, क्योंकि मशीन लर्निंग मॉडल में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू हम पास कर सकते हैं। हो सकता है आप लोग को नहीं पता है, इसकी टेंशन नहीं लेना, बस मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मशीन लर्निंग मॉडल में सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू पास कर सकते हैं, डेटा को पास कर सकते हैं। तो हमने डेटा कलेक्ट किया, पता लगा उसमें जो है टेक्स्ट लिखा हुआ था, तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यूमेरिक वैल्यू में, किसी न्यूमेरिक वैल्यू में। तो चीज़ों को हमें प्री प्रोसेस करना पड़ेगा, सारी चीज़ों को प्री प्रोसेस करना पड़ेगा, डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि हाँ कोई डायमेंशन रिडक्शन कर सकते कि नहीं। जैसे हमने बहुत सारे डेटा कलेक्ट कर लिया, कितना यूजफुल है कितना यूजफुल नहीं है, अगर जितना यूजफुल है उतना रखेंगे, बाकी सारी चीजें हटा देंगे, मतलब उसको एकदम वैनिश कर देंगे। जो जितना यूजफुल है उतना ही हम मशीन लर्निंग मॉडल में पास करेंगे, ठीक है। ये सब सारी चीजें हम देखेंगे ईडीए के अंदर। फिर उसके बाद हम आएंगे मशीन लर्निंग मॉडल पे, फिर एक एक करके हम मशीन लर्निंग के मॉडल सीखेंगे। जैसे सुपरवाइज लर्निंग में कौन कौन से मॉडल आते हैं, अनसुपरवाइज में कौन कौन से आते हैं, क्लस्टरिंग में कौन से आते हैं, रीइंफोर्समेंट में कौन से आते हैं, उसी तरीके से डीप लर्निंग में कौन से आते हैं, ये सब सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। एक एक मॉडल देखेंगे, उनके पैरामीटर क्या होते हैं वो देखेंगे, उनका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे, किस तरीके से वो प्रॉब्लम सोल्यूशन को ऑप्टिमाइज करता है, एक्यूरेसी को बढ़ाता है, ठीक है। और कौन कौन से पैरामीटर रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्यूरेसी के लिए, ये सब सारी चीजें देखेंगे। फिर उसके बाद जब हम मशीन लर्निंग मॉडल के बारे में पढ़ लेंगे, फिर हम मॉडल का ऑप्टिमाइजेशन सीखेंगे कि आखिर कौन से पैरामीटर को कैसे ट्यून करें कि मॉडल की एक्यूरेसी बढ़ जाए। मतलब इवन हम सपोज कोई क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, क्लासिफिकेशन में 10 मॉडल हैं, इवन मॉडल का चूज करना, मॉडल के पैरामीटर को चेंज करना, कैसे चेंज करें, कितना 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 वैल्यू सेट करें पैरामीटर की, ये सब सारी चीजें देखेंगे मॉडल ऑप्टिमाइजेशन में, मतलब एक्यूरेसी इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे मॉडल ऑप्टिमाइजेशन में। और फर्दर जब हमारा मॉडल बन के तैयार हो जाएगा, फुल्ली ऑप्टिमाइज होगा, मतलब एक अच्छी एक्यूरेसी दे रहा होगा, उसके बाद हम उसको कहीं पर डिप्लॉय करेंगे। बेसिकली जितना भी अभी हमने काम किया है, इस पूरे काम का बस एक ही मकसद है, कुछ बिजनेस वैल्यू गेन करना। तो बिजनेस वैल्यू कैसे गेन करेंगे, उस मॉडल को डिप्लॉय करेंगे, उस मॉडल को लोग फिर जो आपके क्लाइंट होंगे वो उसको यूज करेंगे, तब जाके वो उसके लिए आपको पैसा पे करेंगे, ठीक है। तो मॉडल का डिप्लॉयमेंट भी आना चाहिए कि आपको क्लाउड पे अगर मशीन लर्निंग का मॉडल डिप्लॉय करना है तो कैसे करेंगे, आपको वेब एप्लीकेशन में डिप्लॉय करना है तो कैसे करेंगे, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में करना है तो कैसे करेंगे, ये सब सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अगर आप मॉडल का डिप्लॉयमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आपने जो भी काम किया वो बेकार है, आप यूजलेस। ऐसा नहीं कि एकदम यूजलेस है, बट हाँ उससे कुछ बिजनेस वैल्यू होना चाहिए, कुछ अर्निंग होनी चाहिए, पूरे काम का यही एक सारांश है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने कुछ एक वीडियो, हम लोग एक वीडियो आपको शो करना चाहते हैं जो कि आपको दिखाएगा कि कैसे AIML वर्ड पे इम्पैक्ट डाला, कैसे वर्ड को चेंज कर रहा है, टेक्नोलॉजी कैसे कैसे ग्रो कर रही है AIML में, ये सब सारी चीजें देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। Yashwin sir, there is a lag in the video. there might be chance of internet. So अभी लोग लोकली इसको डाउनलोड ओके। तो बेसिकली इस वीडियो को देख के मुझे ये फील होता है, मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया मशीन लर्निंग में, एटलीस्ट 5 ईयर, जब से मैं एमटेक कर रहा हूँ तब से मैं मशीन लर्निंग पे काम कर रहा हूँ। बट स्टिल इस वीडियो को देख के मुझे लगता है कि अभी भी मुझे मशीन लर्निंग में बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, बहुत सारी चीज़ें काम करनी है। आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने तो बस कुछ एग्जाम्पल लिस्ट आउट किए थे इस वीडियो में, है ना, बट इसके भी अलावा भी इनफाइनाइट काउंट्स हैं एग्जाम्पल के, बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ मशीन लर्निंग यूज हो रहा है। इन सब चीज़ों को देख के आपके अंदर भी इच्छा तो जगती ही होगी मशीन लर्निंग सीखने की।
मेरे अंदर तो बहुत आती है, ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे ये सब सारी चीज़ें करनी है। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग भी इन सब मशीन लर्निंग चीज़ें सीखिए, क्योंकि आज नहीं कल आपको ये सारी चीज़ें सीखनी ही पड़ेंगी। जिस डायरेक्शन में इस समय जो करंट ट्रेंड चल रहा है, जो पूरा वर्ल्ड डायरेक्शन पकड़े हुए है मशीन लर्निंग की तरफ, उस तरीके से देखा जाए तो आज नहीं कल आपको चीज़ें मशीन लर्निंग की सीखनी ही पड़ेंगी, चाहे आप किसी भी फील्ड से हो। आपने देखा कि मार्केटिंग में भी यूज़ हो रहा है, एग्रीकल्चर में भी यूज़ हो रहा है, सोशल मीडिया में भी यूज़ हो रहा है, और इवन शॉपिंग में भी यूज़ हो रहा है, AI VR सिस्टम में भी यूज़ हो रहा है, सेल्फ ड्राइविंग कार हर जगह यूज़ हो रहा है। तो एक कोई भी ऐसा एरिया नहीं बचेगा जहाँ पर AI ML यूज़ नहीं हो रहा है। और इसी के साथ मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा कि आप लोग लास्ट तक हमारे साथ बने रहे, हमारे वेबिनार को सुना, हमारी बातों को सुना। इसी के साथ मैं हैंड ओवर करना चाहूँगा शुभम जी को, कि वो कुछ शब्दों के साथ इस वेबिनार को रैप अप करें। प्लीज शुभम जी। हेलो शुभम जी। हेलो हेलो। I think that was an awesome video. At least some of the things that was shown was completely mind-blowing. So even these sorts of things are currently happening. You guys also can be part of it. You can develop it. Sorry for making this presentation too long. I think we asked for 1 hour. It has overblown, I think, 16 minutes. Let's conclude this presentation. I'd like to thank you all for joining in. I'll especially like to thank AP Agarkar sir and Rushabh ji in order to provide us this opportunity so that we can present it in front of you. And lastly, I'll like to tell you that ये जो आप लोगों ने complex चीजें देखी, don't worry, we will take care of that. We are here to help you guys. And basically, we have a course where we can teach you all those things which we talked about during this presentation. And that course also has this opportunity where you can learn machine learning and get a job for that particular aspect. So आप machine learning में ही job ले सकते हैं. For that, if you want to get enrolled, please contact us, that is CodSpread. And in future, if you have any doubt, please feel free to contact us. That's all from our end. Have a nice day. Thank you. Thank you, guys. One more thing before before we conclude this presentation, guys, we have a limited seats for machine learning right now. So starting from 1st of April, we are going to start this session. जितने भी बच्चे आएंगे, apart from this course, we are going to give you a job opportunity in maybe in any of the reputed companies. For example, Qualcomm, Intel. We have a very good connect in the industry. That's why we are bringing this course to your college. So anybody who is enrolling into this program, we are promising them to give a job opportunity after the course. So the duration of the course will be 3 months. 2 months will be the course duration, and the last month, which is 3rd month, will be a project period where side by side we will also work in providing you a job opportunity. So be ready for the interview call also once you enroll into it. So this is what we are going to do. So if anybody wants to enroll, please mail in this info@codspread.com, or there is a number, directly call us. We will be there to help you all. Thank you. Thank you so much for joining.